शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो निष्ठा प्रशिक्षण डायरी के विषय में है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 की विषय वस्तु के विषय में जानकारी दी थी। पार्ट 1 में मॉड्यूल नंबर 1 की जानकारी थी और पार्ट 2 में मॉड्यूल नंबर 2 की जानकारी थी। इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल नंबर 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के विषय में बताऊंगा। ये प्रशिक्षण आप कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल 3 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं, जो आपको अपनी निष्ठा प्रशिक्षण की डायरी में नोट करने जरूर चाहिए, जिससे आपको बाद में जो एग्ज़ाम होगा इन निष्ठा प्रशिक्षण के 18 मॉड्यूल का, उसे देने में कोई दिक्कत न हो। क्योंकि उसमें अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो इन 18 मॉड्यूल से संबंधित ही होंगे। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3 के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो हमें अपनी डायरी में नोट करने चाहिए। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको अपनी डायरी में जरूर नोट करने चाहिए। कोर्स नंबर 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, इसके मुख्य भाग थे मॉड्यूल विवरण, परिचय, शारीरिक विकास क्या है, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ भोजन की आदतें एवं स्वच्छता को कैसे बढ़ावा दें, विभिन्न विषयों में स्वास्थ्य और कल्याण घटक का समेकन कैसे करें, विद्यालय में सुरक्षा और निर्भयता कैसे सुनिश्चित करें, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और प्रश्नोत्तरी। ये तो कुछ पार्ट थे जो इस प्रशिक्षण में थे। अब सबसे पहले जो अधिगम उद्देश्य है इसमें आए थे, आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले ये वाला पॉइंट सबसे पहले आया था, अधिगम उद्देश्य। इसमें आया लिखा था कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में, विद्यालय में बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण के महत्व को समझने में, बच्चों के बीच स्वस्थ मनोभावों और व्यवहार को विकसित करने के लिए अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में, उन्नत सीखने के प्रतिफल हासिल करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित जीवन कौशल विकसित करने में, ये अधिगम के उद्देश्य थे। इसके बाद सामग्री की रूपरेखा, स्वास्थ्य एवं कल्याण की अवधारणा, नंबर 2 शारीरिक विकास, नंबर 3 भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, नंबर 4 स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता, नंबर 5 विभिन्न विषयों में शारीरिक शिक्षा का समेकन, नंबर 6 विद्यालयों में सुरक्षा और निर्भयता। अब सबसे पहले बारी आती है स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा, जो पॉइंट नंबर 1 है। स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्ति नहीं, बल्कि वह शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण की स्थिति को दर्शाता है। सभी एक ही निरंतरता में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य का केवल एक पहलू है। यह बीमारी या चोट से मुक्त होने की अवस्था है। शारीरिक स्वास्थ्य की समझ के लिए शारीरिक विकास, शारीरिक योग्यता, स्वस्थ और स्वच्छ भोजन की आदतें आदि के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है। सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल करने, समूह में काम करने और व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि की क्षमता शामिल है। भावनात्मक स्वास्थ्य को तब स्थिर कहा जाता है जब व्यक्ति आरामदायक महसूस करने के लिए भावनाओं को नियंत्रित और प्रतिबंधित कर सकता है। लोग भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं यदि वह अपनी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में सक्षम है। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है, लाभदायक रूप से काम कर सकता है तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम है।
मित्रों, आप इन बिंदुओं को अपनी डायरी में जरूर नोट करें, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इन्हें नोट कर लोगे तो आप फायदे में रहोगे। फिर बारी आती है तनाव की। तनाव में भय, अपराध बोध, घबराहट, शर्म, असहायता, स्वयं पर संदेह करना, भ्रम, अकेलापन, उदासी और क्रोध शामिल है। व्यक्ति कई तरह से तनावपूर्ण परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट, अत्यधिक क्रियाशीलता, क्रोध या दुर्व्यवहार आदि। बीमारी या विकार निरंतरता। बीमारी है विकार निरं बीमारी वह बीमारी है विकार निरंतरता, वह दशा है जिसमें तनाव लंबे समय तक रहता है। यहाँ पर ये कुछ गलत टाइप हुआ है। बीमारी या विकार निरंतरता वह दशा है जिसमें तनाव लंबे समय तक रहता है। इसमें व्यक्ति कुछ ऐसे लक्षण दिखाता है जैसे नींद या खाने में कठिनाई, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक अलगाव, चिंता के शारीरिक लक्षण, पदार्थों का दुरुपयोग, आक्रामक व्यवहार आदि। फिर बारी आती है शारीरिक विकास की। बच्चों का शारीरिक विकास स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। यह विकास विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता और वृद्धावस्था। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ है। यह मानव वृद्धि और विकास के आवश्यक अंग हैं। इन परिवर्तनों को अनुभव करना बेहद दिलचस्प हो सकता है। सभी परिवर्तन एक ही समय में नहीं होते। यह संभव है कि एक ही व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन जल्दी हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन बाद में हो या दूसरे तरीके से, यानी कि इसके उलट भी हो सकता है। एक ही उम्र के दो बच्चों में परिपक्वता के अलग अलग स्तर हो सकते हैं और उनके अनुभवों की गति भिन्न हो सकती है। कभी कभी हम अपने जीवन में बदलाव को प्रभावित कर सकते हैं और कभी हम उन पर बहुत कम नियंत्रण रख पाते हैं। तो ये हैं कुछ बातें जो शारीरिक विकास से संबंधित हैं, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। इसके बाद आता है गतिविधि, बच्चों में परिवर्तन, लड़का लड़की दोनों में। ये गतिविधि थी, आपको ध्यान होगा कुछ परिवर्तन लड़कों में होते हैं, कुछ लड़कियों में होते हैं और कुछ दोनों में होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना, ये दोनों में होता है। स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना, ये भी दोनों में होता है। लंबा होना, ये भी दोनों में पाए जाते हैं। भारी होना, ये भी दोनों में पाए जाते हैं। कंधों की चौड़ाई बढ़ना, ये भी दोनों में पाए जाते हैं। तेजी से दौड़ सकना, ये परिवर्तन भी दोनों में होता है, लड़का में भी और लड़की में भी। अधिक पसीना आना, दोनों में। तैलीय त्वचा, दोनों में। अधिक कठिन सवालों को हल कर सकना, दोनों में। लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना, दोनों। शारीरिक छवि, आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत होना, दोनों। चेहरे के बाल दिखाई पड़ना, लड़का। अधिक बहादुर, दोनों। अधिक शर्मीला होना, दोनों। तो ये परिवर्तन लिखे हैं, कुछ दोनों में होते हैं, कुछ लड़कियों में और कुछ लड़कों में। शारीरिक स्वास्थ्य घटक, शक्ति, गति, धैर्य, लचीलापन और चपलता। फिर इसमें अच्छे आसन बताए गए थे। भुजंग आसन। दूसरी बात ये बताई गई थी कि चलते समय सिर को ऐसी स्थिति में रखिए कि आंखें आगे की ओर देख रही हों। सिर पर किताब को संतुलित करते हुए चलें, यानी कि किताब अगर रखी हो सिर पे तो वो गिरनी नहीं चाहिए। बैठने की स्थिति में पैर एक आरामदायक दूरी पर फर्श पर सपाट होने चाहिए। फिर आए थे इसमें यम और नियम। यम और नियम ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में निम्नलिखित मानकों की मदद करते हैं। यम के 5 सिद्धांत हैं और नियम के भी 5 सिद्धांत हैं। कुल मिलाकर यम और नियम के 10 सिद्धांत हैं। समग्र स्वास्थ्य के लिए योग की बहुत इसमें महत्ता बताई गई है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। योग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक तथा स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। योग शारीरिक स्तर पर शक्ति, सहन शक्ति, धैर्य और उच्च ऊर्जा के विकास में मदद करता है। यह स्वयं को मानसिक, आंतरिक और बाहरी सद्भाव की ओर ले जाने वाली एकाग्रता, शांति तथा संतोष में वृद्धि करता है। फिर इसमें कुछ आसन बताए गए थे। स्थायी आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, गरुड़ासन। बैठने की मुद्रा बताई गई थी, कुछ प्रवर्तक
आसन थे, चितासन, प्राणायाम और क्रिया इस तरह से बताई गई थी। स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता। शारीरिक गतिविधियों के साथ स्वच्छ भोजन की आदतें और स्वच्छता भी आवश्यक है। शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब विभिन्न अंग प्रणालियाँ ठीक से काम करती हैं। जब पौष्टिक आहार नियमित रूप से लिया जाता है, स्वच्छ आदतें और नियमित शारीरिक व्यायाम किए जाते हैं तो अंग प्रणालियाँ तंदुरुस्त और स्वस्थ रहती हैं। फिर संतुलित भोजन के विषय में बताया गया था। संतुलित भोजन का अर्थ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन को अपेक्षित अनुपात में शामिल कर लेना। फिर विद्यालयों में सुरक्षा और निर्भयता। विद्यालय सुरक्षा प्रयासों के अंतर्गत बाढ़ और भूकंप, जर्जर इमारतें, शिथिल रूप से रखी भारी वस्तुएं जैसे अलमारियां, परिसर में सांपों या कीड़ों के द्वारा आक्रमण, फर्श या विद्यालय की चार दीवारी का ऊंचा नीचा टूटा या अनुपस्थित होना, संकरा निकासी मार्ग, गलत तरीके से डिजाइन और अव्यवस्थित ढंग से रखे फर्नीचर, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा आदि सभी प्रकार के खतरों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो विद्यालयों में सुरक्षा के पूरे प्रबंध होने चाहिए और बच्चों को मतलब विद्यालय का वातावरण ऐसा हो बच्चा उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और वहाँ निर्भय होकर घूमे। इस तरह का विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। फिर बात आई थी इसमें हिंसा और उत्पीड़न, ये भी एक गतिविधि थी। एक पिता अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करता है, यह अहिंसा थी। जब राधा अपने गृह कार्य में गलती करती है तो शिक्षक उसे बेवकूफ़ कहते हैं, ये हिंसा होती है। बड़ा लड़का खेलते समय एक छोटे लड़के को धक्का देता है, ये भी हिंसा है। कोमल की कक्षा की लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके बाल छोटे हैं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। माँ अपनी बेटी को तैयार होने में मदद करती है, ये भी अहिंसा है। लड़के लड़कियों को देखते ही सीटी बजाने लगते हैं, यह भी हिंसा है। सोनू की माँ ने एक पुस्तक फटने पर उसकी पिटाई की, ये भी हिंसा में ही शामिल है। बच्चा पड़ोसी के छूने के तरीके को पसंद नहीं करता, ये भी एक हिंसा है। अली के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह लड़कियों पर टिप्पणी नहीं करता, ये भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। ट्यूटर जेम्स को अनुचित तरीके से छूता है, यह भी एक हिंसा होती है। रॉबर्ट और मीना साथ साथ खो खो खेलते हैं, यह हिंसा नहीं होती, यह अहिंसा होती है। इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी इसी मॉड्यूल में शामिल था। इसकी बात आई थी इसमें प्रश्नोत्तरी। घरेलू हिंसा गरीब परिवार में तथा कुलीन परिवार दोनों में होती है, ये सवाल था इसमें एक कि कौन से परिवार में होती है, गरीब परिवार में होती है, कुलीन में होती है या दोनों में होती है। इस तरह के ऑप्शन थे इसके अंदर। फिर इसके बाद आसन बना हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ये कौन सा आसन है, तो वो भुजंग आसन था। सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए। हस्तोत्तान आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं। संतुलित आहार से तात्पर्य उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांप और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना, यह सभी आते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में व्यायाम, योग और घरेलू शारीरिक गतिविधियां सभी आते हैं, लेकिन टीवी पर व्यायाम देखना शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आता है। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं, यह कथन सत्य है। शारीरिक शिक्षा में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां भी शामिल होते हैं। इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना चाहिए, ये भी उसमें कोई ऑप्शन था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये था मॉड्यूल नंबर 3 के कुछ पॉइंट जो आपको अपनी निष्ठा प्रशिक्षण की डायरी में जरूर नोट करने चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।